सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल चंद्र अकाउंटेंसी 11th 12th। गाइज मेरा नाम विशाल चंद्रा है और पार्ट 2 में आपका स्वागत है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म चैप्टर 2। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैनल पर नया सब्सक्राइब करिए। पार्ट 2 पे स्वागत है आपका। तो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी क्वेश्चन हो उसे पूछिए, कोई भी क्वेश्चन हो उसे पुट अप करिए गाइज। और अभी तो वैसे एनसीईआरटी का सिलेबस है, सीबीएसई का सिलेबस है और क्या कहते हैं कि एग्ज़ाम भी कमिंग है। मार्च में एग्ज़ाम होगा, उसका जो डेट होगी तो पता चल जाएगी स्कूल द्वारा। तो अभी तो चैप्टर 2 है, वैसे मैं इसको सारा कवर कर दूंगा 11th का। और वैसे तो 11th का 12th का भी कवर करने की कोशिश करूँगा। जिसका भी कोई क्वेश्चन है वो पहले तो स्कूल से पढ़ाई करके आते हैं और इसको भी देख लेंगे तो भैया और अच्छा हो जाएगा। और क्या कहते हैं कि और अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, दोबारा रिवीजन हो जाएगा। स्कूल से पढ़ते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फर्स्ट टाइम है। और गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब बेसिक अकाउंटिंग टर्म एंटिटी हो गया, बहुत सारे फैक्ट्स हो गए। तो मेरे प्रीवियस वीडियो में ये सब लिखा हुआ है और उसका डिस्क्रिप्शन इसको मैंने डिस्क्राइब भी किया हुआ है। तो शुरू करते हैं यहाँ से एक्सपेंडिचर से। थोड़ा जूम करता हूँ और दिखाता हूँ आपको एक्सपेंडिचर। ये हो गया एक्सपेंडिचर। एनी डिबर्समेंट ऑफ अ कैश ऑफ प्रॉपर्टी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ अ अकाउंटिंग एक्वायरिंग एसेट्स और गुड्स फॉर सर्विसेज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है सर छात्र और छात्राओं यानी डिबर्समेंट ऑफ अ कैश, ट्रांसफ़र ऑफ अ प्रॉपर्टी। कोई भी कैश का खर्चा हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रही प्रॉपर्टी, इनकरिंग अ लायबिलिटी या फिर कोई उधार चढ़ रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स या किसी संपत्ति को हासिल करने के लिए या गुड्स और सर्विसेज को गुड्स खरीदने के लिए या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, सर्विसेज लेने के लिए, तो उसे कहते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर देखते हैं, इसमें दो प्रकार का हो गया। एक्सपेंडिचर देखते हैं तो दो प्रकार का हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। एनी एक्सपेंडिचर इज रिक्वायरिंग इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इस टर्म एज सच अमाउंट स्पेंड ऑन द परचेज इरेक्शन ऑफ अ बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। कोई भी खर्चा एक्सपेंडिचर हो गया। एक्वायरिंग इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट मतलब आपकी जो फिक्स एसेट हो, प्लांट मशीनरी हो गई, आपका जो भी बड़े बड़े सामान हो गए, घर हो गया, आपका हाउस हो गया, उसको उसकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए इस टर्म है सच अमाउंट स्पेंड ऑन द परचेज इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, वही मैंने बताया। तो उसको कैपिटल करने के लिए या जो भी स्पेंड हुआ है उसके वैल्यू को इंक्रीज करें। प्लांट फर्नीचर हो गया, आपका फिक्स एसेट्स हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर फुल बेनिफिट विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड सच एज रेंट, गुड्स, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। कोई भी एक्सपेंडिचर हो गया, फुल बेनिफिट मिल रहा है, रिसीव हो रहा है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड हो गया आपका, एक तरह से अकाउंटिंग पीरियड में फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो अकाउंटिंग पीरियड टर्म है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसा कि मान लीजिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया आपका, रेंट हो गया, गुड्स सैलरीज हो गई, गुड्स हो गया सैलरी, रेंट हो गया आपका किराया हो गया, गुड्स कोई प्रोडक्ट हो गया, सैलरी आपकी तनख्वाह मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, बिजली का बिल हो गया, आदि 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 एक्सेट्रा। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, there are certain expenditure which are revenue in nature but the nature of the benefit which is likely to be derived over the number of year, such expenditure is termed as deferred revenue expenditure. तो certain expenditure है which are revenue in nature, जो रेवेन्यू प्रॉफिट, एक तरह से रेवेन्यू मुनाफा भी मान सकते हैं, प्रॉफिट मान सकते हैं इन नेचर में, इससे कुदरती तौर पे, बट नेचर बेनिफिट विच इज लाइकली टू बी डिराइव एज नंबर ऑफ ईयर,
जो बहुत सालों से मिलता आ रहा हो, सच उस एक्सपेंडिचर कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एक्सपेंस को क्या कहते हैं? एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंसेस वो हो गया जिस पे लागत लगती है, जो भी लागत लगी है वो प्रोड्यूसिंग सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो बहुत इजी है, समझ ही गए होंगे भैया छात्र छात्राएं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स, फॉलोइंग एक्सपेंसेस जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स आपको देखने को मिल जाएगा बीकॉम सेकेंड ईयर में, लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हैं तो भैया तो देखने को मिल जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग में। अमाउंट पेड फॉर रेंट, कमीशन, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट। अमाउंट जो हो गया पेड किया गया है रेंट में, कमीशन में, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, उसे एक्सपेंस कहेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, लिखा नहीं है मैं बता देता हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। और डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया जो ऑफिस के एक्सपेंस में होता है, कुछ ऐसा ही है। उसका चर्चा बाद में होगी, तो पहले देखते हैं इनकम क्या है। इनकम जो होती है एक तरह का मुनाफा होता है, जैसे कि अमाउंट रिसीव एज सेल ऑफ अ गुड्स। आपका अमाउंट जो वो रिसीव हुआ है किसी प्रोडक्ट को और सर्विसेज प्रोवाइड करने पे जो मुनाफा हुआ है उसे कहते हैं इनकम। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंस, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंस। ठीक है, जो पढ़ा हुआ था तो ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स जो लागत लगी है बेचने में सामान को, उसको जो मिला है उसे एक्सपेंस कहेंगे। सरप्लस रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम। सरप्लस रेवेन्यू जैसे मान लो कोई 10 रुपए का सामान है में, तो भैया 200 रुपये का सामान है, 300 रुपये में बेचे हैं 250 रुपये में, तो उस पर जो एक्स्ट्रा मिला है 50 रुपये 100 रुपये, वो सरप्लस हो गया आपका, उसी को कहते हैं इनकम। सैलरी भी को इनकम कह सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंस इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। इनकम वो होती है जो रेवेन्यू को अगर एक्सपेंस से माइनस कर दें तो इनकम होगा। ठीक है, तो उसे थोड़ा डीपली समझाया गया हुआ है। प्रॉफिट क्या देख लें इसमें? प्रॉफिट इट इज़ द एक्सेस ऑफ अ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस ऑफ अ बिजनेस एक्सपेंडिचर फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। प्रॉफिट इंक्रीज एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ अ ओनर। ये कुछ सब शुरुआत से मैंने डेफिनेशन बताई है जिससे आपका कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर हो जाए, नहीं तो पढ़ते रहेंगे ना तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा ये, अगर इसके बारे में गहराई नॉलेज नहीं होगी तो। ठीक है, प्रॉफिट तो वही हो गया भैया कि आपका मुनाफा है, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। प्रॉफिट इंक्रीज एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। प्रॉफिट जो है ये सब तो बेसिक सी चीज़ें हैं, आप अगर रीडिंग मार लेंगे मेरे वीडियो को लिखा हुआ है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट ऑफ अ ओनर। प्रॉफिट जो है इंक्रीज होता है इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। प्रॉफिट जो मुनाफा जो होता है आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता है। जैसे मान लिया आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें प्रॉफिट हुआ तो बिजनेस को आप एक्सपेंड करेंगे तो आपका होगा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, फिर प्रॉफिट करते करते आपका एंटरप्रेन्योर खड़ा हो जाएगा। बड़ा एंटरप्राइज, बड़ी कंपनी, बड़ी इंडस्ट्री ऐसे ही करती हैं जो समझदार होती हैं। ठीक है, गेन जिसमें बहुत सारे बिजनेस माइंड होता है उसकी बात है। गेन इट इज़ अ मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट, एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजैक्शन विच आर नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिजनेस but are the incidental to the business, such as sale of a fixed asset, winning of a court case, appreciation the value of asset. गेन तो आपको समझा दें कि आपका किसी संपत्ति को बेचने में जो प्रॉफिट होता है उसको कहते हैं गेन। एकदम सीधी सादी भाषा में बता दिया मैंने। संपत्ति को बेचने में जो प्रॉफिट होता है उसे कहते हैं गेन। एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस इncidental बिजनेस सच as सेल ऑफ अ फिक्स एसेट, विनिंग ऑफ अ कोर्ट केस। कोई संपत्ति किसी कोर्ट में फंसी हुई है, उसमें आप जीत गए तो आप कोर्ट केस के मतलब उस संपत्ति के मालिक हो जाएंगे। अप्रिसिएशन द वैल्यू ऑफ एसेट,
मान लो कोई ज़मीन आपने खरीदी है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो उसे भी आप गेन कहेंगे, ठीक है। जैसे बताया मैंने, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ अ फिक्स एसेट्स, उसे आप गेन कहेंगे, या सेलिंग ऑफ अ फिक्स एसेट्स इन लार्जर अमाउंट, ठीक है। साफ साफ लिखा हुआ, बिल्डिंग कॉस्ट 10 लाख सोल्ड है, 12 लाख की बिकी, 2 लाख आपका गेन हो गया सेल ऑफ अ बिल्डिंग। लॉस क्या हो गया भैया, कवर करते हैं। द टर्म कवरेज टू डिफरेंट मीनिंग, फर्स्ट कन्वे रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस पीरियड व्हेन टोटल एक्सपेंस इनका टोटल रेवेन्यू फॉर रेवेन्यू 2 लाख, एक्सपेंस 2,40,000, लॉस विल बी 40,000, ठीक है। लॉस, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए अपने 2 लाख रुपए लगाए, 2 लाख रुपए रेवेन्यू हुआ आपका, ठीक है। 2,40,000 आपने खर्चा किया, लॉस कितना हुआ, 40,000 रुपये घाटा हुआ। परचेज देख लेते हैं, परचेज क्या है, यूज इन द परचेज ऑफ गुड्स विच इज बिजनेस डीड्स, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न गुड्स मीन एक्वायरिंग रॉ मटेरियल फॉर द पर्पज ऑफ फिनिश गुड्स, सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। परचेज वो होता है, जैसे परचेज टर्म जो है, एक शब्द ऐसा है, इसको यूज़ किया जाता है परचेज ऑफ अ गुड्स विच इज़ परचेज बिजनेस डीड्स, एक तरह का बिजनेस डील है, एक तरह का डील है, बिजनेस डील है, बिजनेस डील है। ये तो पार्टनरशिप डील हो गई, मैंने बोल दिया, ये बिजनेस डील है, पार्टनरशिप डील नहीं है। ये आगे आएगा आपका 12th में, पार्टनरशिप डील। Purchase of a goods in a business deeds, in case of manufacturing concern, goods mean acquiring of raw material purpose of a finished goods then sell product, ठीक है। आपने कोई किसी सामान को बनाना है, आपने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, उसको फिनिश गुड्स में बनाने के लिए उसको बेचा, फिनिश गुड्स बन गया, फिर उसको आपने बेच दिया एज अ प्रोडक्ट, ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट। जैसे एग्जाम, बहुत सारे सामान किए, डायरेक्ट एक्सपेंस पे किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, और बिजली का भुगतान किया, सामान खरीदा, उधर वो सब खरीदा, फिर आपने उसको आउटपुट बनाया, उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाया, तो उसे कहते हैं आउटपुट, आउटपुट गुड्स, ठीक है। फिनिश प्रोडक्ट कहते हैं उसे, फिनिश प्रोडक्ट, सॉरी, या फिनिश प्रोडक्ट। सेल्स क्या हो गया, सेल्स हो गया, सेल्स मीन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप सर्विसेज टू कस्टमर फॉर अ प्राइस। सेल्स का मतलब है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर फॉर अ प्राइस। जैसे मान लिया आपने रिटेल हो गया, होलसेल हो गया, ठीक है। एक बहुत से बेसिक सा एग्जांपल है, रिटेल हो गया, होलसेल हो गया। रिटेल में क्या होता है कि आपने गुड्स कुछ, मान लीजिए आपने 10 रुपये, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, 100 रुपये का खरीदा, उसको 200 रुपये में बेच दिया, उसे कहते हैं सेल्स। और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, एग्जांपल के तौर पे देख लें, तरुण ने वरुण को बेच दिया कंप्यूटर, ठीक है, लिखा हुआ साफ साफ एग्रीड प्राइस पे, उसे कहते हैं सेल, ठीक है। गुड्स हो गया, गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग विच आर परचेज फॉर अ सेल विच आर यूजिंग प्रोड्यूसिंग द फिनिश गुड्स प्रोडक्ट विच आर मेंट टू बी सेल्ड सोल्ड। गुड्स हो गया, वो गुड्स को प्रोडक्ट कह सकते हैं, कहते हैं, इंक्लूडिंग दोज थिंग विच आर परचेज सेल, परचेज रीसेल व यूजिंग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसिंग द फिनिश प्रोडक्ट। एक तरह के गुड्स को प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और इसमें सेमी प्रोडक्ट बोला जा रहा है, एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन पे सेमी प्रोडक्ट बोला जा रहा है। तो प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड, फाइनल गुड्स को बनाने के लिए जो गुड्स यूज होता है, मेंट टू बी सेल, सोल्ड, ठीक है, गुड्स का यही। तो पार्ट 3 में मिलते हैं, मैं वीडियो बना नहीं सकता एक चैप्टर पे, तो पार्ट 2 पे ये ख़त्म होता है डेफिनेशन, और कुछ 10 मिनट की, 15 मिनट की और कुछ डेफिनेशंस बाकी हैं, उसको पढ़ने के बाद हम लोग अगले चैप्टर पढ़ते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे, ठीक है। सो गाइस, ये तो चैप्टर था पार्ट 2 और सम बेसिक अकाउंटिंग स्टैंड टर्म्स, ठीक है। अगला चैप्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, हिट लाइक बटन, टेक केयर, जय वंदे मातरम, जो भी करिए, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करिए, विशाल चंद अकाउंटेंसी 11th 12th और स्टडी विद म्यूजिक अकाउंट
मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, और कौन सा कॉमर्स ज्ञान मेरे अकाउंटिंग का वो है, क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट है। छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो शॉर्ट्स क्वेश्चन मैं उस पर पुट करता रहूँगा, आता रहेगा। और शॉर्ट्स वीडियो इसमें यूट्यूब पे भी मिलते रहेंगे, शॉर्ट वीडियो क्वेश्चंस के, जो बहुत ही मैं ऐसे क्वेश्चन डालूंगा जो सारे क्वेश्चंस कवर करते हैं, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, अंडरस्टैंडेबल होगा। ठीक है।